जय श्री राम, नमस्ते। न्यूज़ोहॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। आज दिन में दूसरी बार अवनीश भाई अवतरित हुए इस चैनल पे, क्योंकि बंगाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग और इनके सारे प्रिडिक्शन सब वो सच साबित हुए हैं। मतलब अब अगले पॉलिटिकल पंडित से हम बात कर रहे हैं। फेज 1 में जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो हो गया, बीजेपी ने झंडे गाड़ दिए। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, अवनीश भाई से सुनते हैं। भैया स्वागत है आपका और मंच है आपका। मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोबारा मौका देने के लिए। सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, ऐसा है, वेस्ट बंगाल का चुनाव मेरे लिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव, जैसे अपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। कारण ये कि मैंने एक बात कही, देखिए, टीएमसी बनी रहे, बीजेपी आ जाए, ये बहुत छोटी बात है वेस्ट बंगाल के संदर्भ में। वेस्ट बंगाल का चुनाव भारत में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये जुमला ज्यादातर आज का विपक्ष बोलता है या उसका इकोसिस्टम बोलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। दर्शकों, जिस वेस्ट बंगाल में पिछले 50 साल, जी हाँ 50 साल मैं कह रहा हूं, 50 साल से वहां डेमोक्रेसी खत्म। चुनाव के नाम पर एक भद्दा मजाक हर 5 साल में चुनाव होते थे, किसी देश का इलेक्शन कमीशन कराता था। मेरे लिए मंजरी जी, वेस्ट बंगाल का ये चुनाव, ममता बनर्जी का चला जाना, बीजेपी का आ जाना, इस सबसे अलग हटके वेस्ट बंगाल में दरअसल असल में लोकतंत्र का स्थापित होने का ये मामला था, और ये हो गया है। जब हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शक इस वीडियो को 6-7 बजे 7 बजे के आसपास देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं तो मतदान का समय समाप्त हो चुका है। हमारे यहाँ नियम यह है कि 6 बजे तक लाइनों में जो भी मतदाता लग जाता है, भले रात के 12 बजे तक समय लग जाए, लेकिन 6 बजे तक लाइन में लग जाने वाले, उसकी पुष्टि वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा करके क्यू क्लोज कर देने के बाद वो मतदान कराना जिम्मेदारी होती है। आप ये सोचें कि सुबह हम 9 बजे बात कर रहे हैं, पहला वीडियो 9 बजे का अपडेट आ चुका था, 2 घंटे में 18%। मैंने पहले वीडियो में कहा वो रफ्तार बीच में कई बार क्या होता है कि 12-1 बजे के आसपास आके वो सुस्त हो जाती है रफ्तार। ये सामान्य प्रक्रिया है, सुस्त हो जाती है, धूप आ जाता है, लोग खाने चले जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब से 2 घंटे के बाद ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। आपने मेरी नाहक प्रशंसा की कि मेरी बड़ी सारी बातें सही हुई, बड़ा सारा आकलन, यहां मैं गलत हुआ। दरअसल हम जैसे अदने विश्लेषकों से भी 2 कदम 100 कदम आगे चल रहा था बंगाल का मतदाता इस समय, इस चुनाव में। याद करिए, मैंने पिछली बातचीत में अंत में कहा था कि मंजरी जी, मैं एक हंसने वाली बात कहूं तो वेस्ट बंगाल का मतदाता 200-300 मीटर आगे चल रहा है, बीजेपी एक पार्टी के रूप में उसके पीछे पीछे भाग रही है। दरअसल वो हम जैसे अपने आप को बहुत ज्ञान लगा के और विश्लेषण करने वालों से ही भी कई गुना आगे चल रही है। उसने रफ्तार नहीं रोकी। वो 11 बजे भी ये परसेंटेज इसी तरह चलता रहा, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 3 बजे भी। 3 बजे 78% क्रॉस कर गया, और अंततः आप 80% से ऊपर का ये मतदान देख रही हैं। जब अंतिम आंकड़े आएंगे, क्योंकि उसमें समय लगता है, 2 घंटे का एक मार्जिन होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद वो फीड करता है जोनल मजिस्ट्रेट को, जोनल मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक को, पर्यवेक्षक के जरिए वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय जाता है, वहां से इलेक्शन ऑब्जर्वर उसको लेता है, और तब कहीं जाके वो अंतिम डेटा आता है। तो हम कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग तो हैं नहीं कि लो जी वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, इतने बजे तक इतना ही परसेंटेज था, अचानक कैसे बढ़ गया, अरे ना फिक्रो ना शुक्रो। अब आते हैं इन 52 सीटों पर दिन भर हुआ क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जरा क्रूरता से इस क्रूर सच को हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि चाहे वहां बीजेपी हारे, चाहे बीजेपी जीते, चाहे टीएमसी जीते, चाहे टीएमसी हारे, वहां चुनावी हिंसा होनी ही होनी है। यह वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल कैरेक्टर है। लेकिन यहां भी मुझे सुरक्षा बलों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया। मुर्शिदाबाद में जिसको हिंसा कही जा रही है, जहां देसी बम भी फटा, वहां पार्टी दोनों कौन है? लड़ने वाली, हिंसा के शिकार होने वाली दोनों पार्टियां कौन है? जरा पार्टियों का नाम बताइए। मैं पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा। एक तरफ हुमायूं कबीर का गिरोह है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गिरोह है।
ये ईसा और मूसा दोनों एक साथ भिड़े पड़े हैं। बताइए इसमें हम राष्ट्रवादी कहां से आ जाते हैं? इसको कैसे हम चुनावी हिंसा मान लें? आप मुझे ये बताइए। जितनी बार भी लोग मुझसे ये कह रहे हैं, देखिए देखिए आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जी हाँ, मैं इसे शांतिपूर्ण मतदान मानूंगा। ये ईसा और मूसा के बीच में जो पत्थर कुटाई हुई है, वहां पर जो हुमायूं कबीर जो है लात जूता खाए, उससे हमारा क्या मतलब? आप मुझे ये बता दीजिए। भाई हिंसा तुम, एक भाई तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारा, तुम एक ही कोक के तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, तो हम क्या करें? नन ऑफ माई बिजनेस भाई। किसी भारत के राष्ट्रवादी का कोई ये है ही नहीं विषय। तो इस हिंसा को मैं हिंसा मानता ही नहीं, हटा देता हूं। दूसरी घटना, लोग कहेंगे कि साहब वो कुमारगंज में जो है शुभेंदु जो कैंडिडेट है, बीजेपी के कैंडिडेट, उसको टीएमसी के गुंडों ने दौड़ा लिया। उसका वीडियो है, बिल्कुल मैं नकारूं कैसे? हाँ दौड़ा लिया, धक्का मुक्की की, उनका जो सुरक्षा कर्मचारी था वो उनको बचा के ले गया। लेकिन ये तो हो गया, इसके बाद क्या हुआ ये कौन बताएगा? जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं मंजरी जी के प्लेटफॉर्म पे, वीडियो में दिख रहे हैं वो पांचों के पांचों टीएमसी के गुंडे इस समय पुलिस लॉकअप में हैं, हिरासत में हैं। ये अंतर आया है वेस्ट बंगाल में कि अगर कहीं इस तरह की चुट-फुट गाड़ियों पर पथराव, तो आपने देखा जबड़ा तोड़ दिया गया वीडियो पहचान के, वो तो आपने देखा ना वेस्ट बंगाल से। आप मुझे बता दें दर्शकों कि इससे पहले वेस्ट बंगाल के चुनाव से ऐसी खबरें आपने कब देखी थी? एक पक्षीय तो देखी होंगी, पिट गए, लेकिन पिटने के बाद क्या हुआ? मैं अभी आपको दे रहा हूं, कुमारगंज शुभेंदु सारे के सारे अंदर है। शुभेंदु अधिकारी नहीं, उनका नाम भी शुभेंदु है, जो वहां से चुनाव लड़ रहे। ये अंतर आया है और मैं आपको अब अपने सूत्रों के हवाले से चीजें बता रहा हूं। जनता की ये जन क्रांति रही है ममता बनर्जी के साथ, जिसकी आहट तृणमूल ने पहले ही पहचान लिया। क्यों? क्योंकि तृणमूल बंगाल की राजनीति करती है, ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति करती है। ममता बनर्जी जानती हैं कि चले जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, ये करके बंगाल नहीं छोड़ता। वो जब मारता है तो पूरा मारता है। चले जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। वो झाड़ू लगाता है, एक तरफा भगाता है। आप ये मत सोचिएगा कि मंजरी जी को 10 विधायक ज्यादा देके इनकी सरकार बनवा देगा। पिछली बार भी मैंने कहा था ना, वो क्लीन स्वीप करता है। जब जिसको नकारता है पूरी तरह नकारता है। और ये 152 सीटों के 80% प्लस मतदान ने ये दिखा दिया है। क्या क्या मैं बिंदु बताता हूं। मतदाताओं का इस तरह से झाड़ के निकलना एसआईआर के पवित्रीकरण के बाद ये बताता है कि सोर्स जैमिंग फेल। जो व्यक्ति वोट डालने के लिए घर से निकलना चाहा है वो घर से निकला है, वो मतदान केंद्र तक गया है और उसने इस 80% मतदान में अपना प्रतिशत ऐड किया। पहला। दूसरा, जनता तैयार बैठी थी कि उसे एक निर्णय लेना है। और कौन सी जनता तैयार बैठी थी? वो जो सत्ता में हटाने, सत्ता से निकालने के लिए वोट करती है। यानी उसका निर्णय किसी को सत्ता से हटाने का बन चुका था, कमिटेड था। इसलिए उसने एक कप चाय पी और सीधे निकला है और दिन भर निकलता रहा है, शाम के 6 बजे तक निकलता रहा है। उसका नतीजा है ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत और रेगुलर रेट से वोटिंग का पैटर्न। ऐसा नहीं है किसी के हाँकने से। देखिए, जब बीच में रिगिंग होती थी तो 11 साढ़े 11 बजे तक सब कुछ पीसफुली चलता था। जैसे ही थोड़ा स्लो होता था तो रिगिंग शुरू होती थी, सन्नाटा होता था, वहां पर काबू किया जाता था और फिर अचानक खूब सारा मतदान झोंक के आता था। यहां नहीं हुआ है, एक फ्लो बना रहा है। ये फ्लो बताता है कि ये नेचुरल था, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक था। इसमें न किसी को रोका गया था जो छूट के भगे, या किसी को न धकेला गया था जो अचानक रेला आया और छापा करके चला गया। ये गति बताती है कि यह सब कुछ बड़ा सामान्य था। दूसरा, महिलाओं ने इस बार इस चुनाव में अपना रोल वह निभाया है कि हमें कुछ पैसे तो जरूर चाहिए, निश्चित चाहिए। वो बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट आता है, सबको चाहिए होता है। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। मैं इतना पाखंडी शुद्धतावाद नहीं बतियाता कि कहूं कि नहीं देखिए फ्री बीस तो ऐसा होता है। अरे छोड़िए साहब, जिस देश में इतनी बीमारियां लगी हों वहां ये सारी चीजें हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा कान नहीं देता। लेकिन उसे संदेश खाली नहीं होने देना, उसे आरजी कर नहीं होने देना।
उसने देखा है कि नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकारें जहां जहां रही हो, चाहे वो हेमंता की रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की रही हो, चाहे फडणवीस की रही हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो कहीं हो, बहू बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि, ये उसने देखा है। माताएं उसके साथ में टॉपअप क्या पा रही हैं कि भाई तेरे 1,500 के बदले हमें बीजेपी का 3,000, हम सुरक्षित भी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित भी, हमें पैसे भी बराबर मिल रहा है। तो मैं फिर वही स्लोगन कहूंगा कि जब वही सफेदी वही चमक यहां मिले तो भैया कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। तो स्थिति ये आ गई है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अब बंगाल के मध्यम वर्ग को अपने आप पर शर्म आने लगी। शर्म किस बात पर कि हम बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता और हमारी बजबजाती नालियां, हमारे टूटे सड़क, कलकत्ता के चौरंगी लेन से पार्क स्ट्रीट जैसे एरिया में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के सामने, ठीक सामने गेट के सामने झुग्गी झोपड़ियां और उसके अंदर बसे हुए बांग्लादेशी, टूटी फूटी सड़कें, केंद्रीय योजनाओं के लागू होने का अभाव, इंडस्ट्री गायब, पलायन इतना कि भर भर की ट्रेनें आ रही हैं जिसके लिए कभी बिहार बदनाम हुआ करता था, उस तरीके से आपको भर भर के ट्रेनें, भर भर के बसें आ रही हैं। अब उसे इस बात पर शर्म आनी थी और उसने ये पहचान लिया कि सबकी जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं और इसलिए उसने डबल इंजन की सरकार के तौर पर बिना घोषित किए शुभेंदु को अपना मुख्यमंत्री माना। मैं आज कह रहा हूं, करने दीजिए इनको विधायक दल की बैठक, जब करेंगे तब करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं भाजपा वालों, अगर ये वीडियो आप मंजरी जी का सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपको, शुभेंदु को बंगाल ने अपना बंगाली बेटा मान लिया है और गार्जियन माना है नरेंद्र मोदी को, और उसे अपेक्षा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा लॉ एंड ऑर्डर उसे मिल जाए। क्लियरिटी शासन में कौन अपने हैं, किनका विकास होना है, किसकी चिंता नहीं करनी है, किनकी करनी है, ऐसा क्लियर विजन रखने वाला हेमंता विश्व शर्मा मॉडल यहाँ पर आ जाए। और शुभेंदु ये कहते हैं कि सुबह टांगूंगा शाम तक हिसाब करूंगा, हेमंता और योगी मॉडल यहाँ लागू करेंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की डिलीवरी वाली छवि, ब्रांडिंग, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, बंगाल अब छटपटा के अपने उस शर्म से मुक्त होना चाहता है। और मैंने एक चीज कही कि राजनीति बहुत महीन चीज होती है। मैं तारीफों के पुल बांध रहा हूं साहब, मैं बहुत कम ऐसा कहता हूं। बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट करता हूं। मैंने बार बार इस चीज को पहचाना, मैंने सुबह भी आपके सामने दोहराया, दर्जनों बार दोहरा चुका हूं कि इस चुनाव में भाजपा ने बंगाली प्राइड, अस्मिता, उस विशेषण को विकास, अभाव, डबल इंजन, उसकी जरूरत, उससे जोड़ दिया और वह सकारात्मक बन गई। इसलिए जय श्री राम का नारा लग रहा। आप जरा कल्पना कीजिए, भाजपा के प्रचार करने वाली टोली, 4 झंडे भाजपा के, 1 दर्जन से ऊपर झंडे राम और भगवा झंडे, और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे गायब हैं। मंजरी जी हमारे भाई हैं, मंजरी जी का टेम्पो भाई है, इस तरह का चुनावी प्रचार का नारा नहीं लग रहा है। नारा क्या लग रहा है? जय श्री राम। आप सोचें जरा, बंगाल का चुनाव किसने हिंदू मुसलमान किया इसको? ये हिंदू मुसलमान होते हुए भी बंगाली प्राइड के साथ ऐसा ब्लेंड हुआ, जिसके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट जिम्मेदार है और पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के इस हम्बल इलेक्शन मैनेजमेंट को, जो फर्स्ट फेज में मैं सच कहता हूं 152 गेंद में भारतीय जनता पार्टी शतक लगाने के बेहद नजदीक है। जी, ये एक असंभव सी चीज है। जैसे हमने देखा था ना धुरंधर 1, धुरंधर 2, तो फेज 1 में जो है धुरंधरों ने काम किया और अब वो ग्राउंड तैयार कर दिया कि अब जो होगा वो टॉप अप होगा, प्रॉफिट होगा, वगैरह वगैरह। तो आगे चल रहे हैं फेज 2 के लिए, अगर आपकी कोई प्रिडिक्शन हो तो वो भी बताएं, और साथ में पोस्ट पोल वायलेंस के लिए बंगाल जाना जाता, उसके ऊपर भी आपकी बिल्कुल टिप्पणी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आइए सेकेंड फेज से शुरुआत कर देता हूं। जिस समय फर्स्ट फेज की पोलिंग चल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कार्यालय का दौरा किया, वहां बना हुआ जो वार रूम है उसका दौरा किया। हम्म, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट ने फर्स्ट फेज का काम परसों समाप्त कर दिया था, उनका काम हो चुका था। वो सेकेंड फेज के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा
किसी भी चुनाव में देखिए, इन चुनाव में लोगों को लग रहा था शुरुआत में, जो लोगों को नहीं आइडिया हो, भाई 152 सीटें इसमें, 142 सीटें सेकंड फेज में, सीटों का केवल 10 सीटों का अंतर है। लेकिन पहले फेज को लेके लोग ज्यादा चर्चा इसलिए कर रहे थे कि ये उर्वरक जमीन है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो ये अपेक्षा थी कि पहला जो फेज है वो जो सेट करेगा पैटर्न, वो सेकेंड फेज में जाएगा, क्योंकि सेकेंड फेज की जितनी 142 सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम माना जाता है। लेकिन मैं आपको ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि इस बार यह मिथक टूटने जा रहा है वेस्ट बंगाल में। इसके लिए मेरे पास 3 कारण हैं। पहला तो बंगाली बाबू की आदत, ये मेरा पहला कारण है, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं। भाई बंगाली बाबू, हमारा बंगाली भाई जब ये मतदाता बनता है तो वो कभी 10, 5, 15, 20 विधायकों का अंतर से सरकार नहीं बनवाता साहब, ये इतिहास है, दशकों का इतिहास है। तो मैं कैसे मान लूं कि इस बार वो ऐसा कर देगा कि पहले फेज में मान लीजिए शतक पार करा देगा, उसके बाद जो लोग प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि 155 सीट आ जाएगी, 100 नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। आएगी तो बिल्कुल झाड़ू लगाने वाली स्थिति में आएगी, सुन लीजिए, और वही होने जा रहा है। इसलिए वेस्ट बंगाल का प्रेडिक्शन सबसे आसान है। मैं तो खूब मौज में कर रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन बिल्कुल बंगाली स्टाइल में होगा। जैसा परिवर्तन कांग्रेस के समय हुआ था झाड़ू लगा के, जैसा परिवर्तन लेफ्ट के समय हुआ था झाड़ू लगा के, जैसा वैसा ही परिवर्तन ममता के समय होगा झाड़ू लगा के। तो ये तो प्रेडिक्शन साफ है। अर्बन बंगाल, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मध्यम वर्ग जो है बंगाल का, यही वो भद्रलोक है। भद्रलोक कोई आसमान से नहीं टपकता है, जैसे वो इंद्र जी और नारद जी हर सीन के बाद जो है और देवता पुष्प वर्षा करने लगे, वहां से नहीं आता। ये वही अर्बन क्लास है जो 5वें वेतन आयोग की सैलरी झेल रहा है। ये वही अर्बन क्लास है जो टूटी फूटी सड़कें देख रहा है, जो अपनी पार्किंग की जगह अवैध पार्किंग बांग्लादेशियों के ठेले देख रहा है। ये वही है जो अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को घटते हुए देख रहा है। ये वही अर्बन क्लास है। ये ऊब चुका है। अब इसे अपने उस भद्रलोक और बंगालियत के सामने, ये जो सच उसके सामने बिखरा हुआ है, गंदी नालियां बजबजाते, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब, विकास गायब, नौकरी नहीं, नेट की स्पीड। आप सोचिए, मैं 8 दिन के आसपास मैं बंगाल में बिता के आया। हमारे जितने भी साथी राष्ट्रवादी यूट्यूबर वहां पर, हम लोगों का एक विशेष रोना, हमारे धीरेन्द्र पुंडीर साहब ने तो मेरे ख्याल से पिछले 20 दिनों में उन्होंने 25 ठिकाने बदले होंगे रहने के, नेट की तलाश में। आपको वाईफाई की स्थिति ये है। मैं वहां से अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मेरी स्थिति ये थी। तो आप सोचिए कि वो 300 एमपीबीएच की स्पीड का पैसा देके उसे 15, 18, 10 एमपीबीएच की स्पीड मिले। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैटर करती हैं। गांव में लोगों को पता है, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कि हर घर नल मोदी देता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आता है। ममता उसको पाइप बीच में काट देता है। उनको पता है कि उज्ज्वला योजना फुल फ्लेज हमारे यहाँ लागू नहीं है, ममता या तो रैपर बदल के लागू करती है। उसे पता है कि किसानों को किसान निधि योजना नहीं मिलती है। उसे पता है कि ये खाने का अन्न जो मिल रहा है वो मोदी देता है। इसीलिए मैं मोदी के लिए एक बात कहता हूं, ये जो मन की बात है ना, हमारे आपके लिए नहीं है। मोदी जी ये रेडियो पे आके बात करते हैं ना, मत अगर आइए। मोदी को कोई शौक नहीं है आपसे बात करने की। वो जानता है आप बहुत व्यस्त आदमी हैं। उसे पता है कि मंजरी जी, अवनीश जी के पास समय नहीं है इन सबों को ज्ञान देना है, वीडियो बनाना है। हमारे दर्शकों के पास समय नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय बचता है हमको आपको देखते सुनते हैं। मोदी जी समाज के उस अंतिम आदमी से बात करते हैं, उस अंतिम आदमी से बात करते हैं। और मैं आपको एक लाइन और आगे बढ़ के बता रहा हूं, भले न वो आदमी ऐसे ट्रांजिस्टर लगा के सुन रहा हो, वो महिला सुन रही हो, वो संकेतों में बात करते हैं। वो जाहिर करते हैं कि हाँ, हम तुमसे बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल हो, बाकी जगह तो है ही है। कोई भी आप चुनाव देख लीजिए, कौन सी ऐसी सीट है जहां नरेंद्र मोदी खुद चुनाव नहीं लड़ते। वेस्ट बंगाल की भी यही स्थिति है। इसलिए सेकेंड फेज आपको और चौंकाएगा, अर्बन बंगाल और चौंकाने जा रहा है। और एक बार सैल्यूट सभी सेंट्रल फोर्सेस को, सारे सुरक्षा कर्मियों को, इलेक्शन कमीशन को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने कस्टोडियन होने का फर्ज निभाया है, और उन तमाम मतदाताओं को जिन्होंने हिंसा का मिथक तोड़ दिया है। और एक बार फिर कह रहा हूं, आप कमेंट में नीचे मुझे बताइए दर्शकों कि मुर्शिदाबाद में ये हुआ है, फलाने जगह ये हुआ है, वहां पर बीजेपी कैंडिडेट को पीट दिया। लेकिन
ये तनिक भी नहीं है जो इतिहास रहा है। इसलिए हिंसा करने, चुनाव को प्रभावित करने की सारी रणनीतियों ने फेल होके ये दिखा दिया है कि पहले फेज में जो केमिस्ट्री सेट हुई है उस केमिस्ट्री को आगे जाना है। बंगाल ने परिवर्तन का निर्णय ले लिया है। रही बात प्रिडिक्शन की, तो बंगाली बाबू खुद ही करता है जो करता है। वो जब जिसको भगाता है तो ऐसा भगाता है कि न सिर्फ घर से बाहर करता है, गेट के बाहर करता है, बल्कि कॉलोनी सोसाइटी के भी उस गेट के आगे अगर कोई रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां तक इंश्योर करता है कि ससुरा ये वहां से भी आगे चला गया कि नहीं। ये बहुत सुंदर चीज हुई और बहुत सारे राष्ट्रवादी इस चीज को लेकर चिंतित रहे, हमेशा रहे कि बंगाल में अरे क्या हाँ, एक चीज आपने और पूछा था, वो बड़ा जरूरी है, वो पोस्ट पोल हिंसा का क्या होगा। देखिए, इसके लिए मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को थैंक बोलूंगा। इलेक्शन कमीशन ने जब निर्णय लिया कि 3 हफ्ते तक और रहेंगी चुनाव, यानी 4 मई के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस 3 हफ्ते तक रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, कहा कि हेलो हेलो, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि सुरक्षा बल केंद्रीय बंगाल के चुनाव हो जाने के बाद 4 मई को रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों तक रहेंगे, ये हम तय करेंगे। और फिलहाल अनिश्चित काल तक के लिए ये जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और जो वहां पर तैनात हैं वो अनिश्चित काल के लिए हैं, अगले आदेश तक के लिए हैं। दैट्स इट। ब्यूटीफुल। तो बंगाल सुरक्षित हाथों में जाता दिख रहा है। इसके लिए और जो हाँ, मोटा भाई भी 27 तक हैं और मोटा भाई भी अपना प्रवास 27 तक बढ़ा चुके हैं। सो बंगाल पुनः वो बंगाल, प्रबुद्ध बंगाल, जिससे हमें सुभाष चंद्र बोस से लेके विवेकानंद मिले, अब हमें वापस मिलता हुआ दिखेगा जल्दी। ये जो सभ्यता है, जो बंगाली प्राइड है, जो लुप्त हो गया था अमार शोमार सोनार बंगाल के पीछे, वो वापस आता दिखेगा। भविष्य में अवनीश भाई से हम ये सारी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए हमें सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रारब्ध को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।